हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो। और आज हम चैप्टर देखने वाले हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे प्रीवियस जो चैप्टर है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में होता क्या है स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं के साथ साथ शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। फिर आता है टॉपिक आपका परिवार नियोजन। सबको पता है परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन की शुरुआत सन 1951 में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत लोगों में जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता, क्रिया और स्वस्थ समाज पाने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रही है। जनसंख्या विस्फोट लिखना है। हमारे देश की जनसंख्या सन 1981 में लगभग 70 करोड़ और 2011 में देखें तो 121.07 करोड़ हो गई। विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% भाग कितने हैं, भारतीय है। मतलब भारत के लोग में ज्यादा जनसंख्या होती है। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हो सकते हैं, मृत्यु दर में निरंतर कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु बच्चे होते हैं मृत्यु दर में कमी, जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो सकता है, जैसे घर, अन्न, कपड़े। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। ये छोटे से टॉपिक आप सब जानते हो, बनाकर भी लिख सकते हो। जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका या गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार। छोटे परिवार वाले दंपति को प्रोत्साहन देना। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। गर्भ निरोधक। एक आदर्श गर्भ निरोधक में निम्न गुण होने चाहिए। आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, यह पूर्ण रूपेण कारगर होना चाहिए, यह प्रयोग में सहज सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यह उपयोगकर्ता की यौन क्रिया में बाधक नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं आपके गर्भ निरोधक के प्रकार कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसकी प्राकृतिक विधियां भी होती है और कुछ रासायनिक विधियां भी होती है। प्राकृतिक विधियों में क्या आता है, यह विधि अंडाणु व शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट आती है इसकी आवधिक संयम। इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन नहीं करते, क्योंकि इस दौरान गर्भाधान के बहुत अधिक अवसर होते हैं। स्तनपान अनावतर में क्या होता है, प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव चक्र तथा अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता। यह विधि लगभग 6 महीने तक कारगर मानी जाती है प्रसव के बाद। फिर आती है आपकी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में 3 नाम है, बस आपको याद कर लेना है, वर्तिका विधि, जेली व क्रीम विधि और शुक्राणुनाशक विधि। आगे जाता है गर्भ निरोधक गोलियां। इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। यह गोली ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 5वें अथवा 7वें दिन से स्त्रियों को 21वें दिन तक दी जाती है, जिससे क्या होता है, डिम्बोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है। यह सर्वाधिक प्रभावी व आसान तरीका है। मालाडी सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली सप्ताह में 1 बार ली जाती है। आपने सुना भी होगा मालाडी और सहेली का तो कई बार न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी आता है। शल्य क्रियात्मक विधि, इसे बंधकरण कहते हैं। इसमें स्थायी रूप से गर्भधारण प्रक्रिया को रोका जा सकता है। बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्राणु उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिम्बवाहिनी नाली का उच्छेदन कहा जाता है। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करना चिकित्सा सहगर्भता समापन MTP कहते हैं। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह निम्न कारणों से अपनाया जाता है। अनचाहा गर्भधारण, बलात्कार, सहगर्भता की पहली तिमाही में ही प्रेरित गर्भपात को सुरक्षित माना जाता है अगर किसको अबॉर्शन करवाना होता है। फिर आता है आपका टॉपिक बंध्यता। बंध्यता से तात्पर्य है बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक विकार के कारण, जन्मजात विकार के कारण, प्रतिरक्षात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ विकारों का इसके बाद आता है आपका प्रकनरी शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं जिसको। एम्ब्रॉय का इन विट्रो विकास के बाद सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रकनरी शिशु कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों के लिए होता है जिनकी अंडवाहिनी विकृत होती है या उनके पतियों के वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। प्रकनरी शिशु की उत्पत्ति का सबसे पहला प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेटुसी ने 1959 में किया था। प्रकनरी शिशु जन्म की प्रक्रिया कैसी होती है, सबसे पहले स्त्री के जनन पथ से अनिश्चित अंडा लिया जाता है। अब यह सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ ही स्त्री के पति के शुक्राणु भी एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद संवर्धित माध्यम में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है, जिससे जाइगोट बनता है। इस जाइगोट को इन विट्रो 32 कोशिका अवस्था तक आने दिया जाता है तथा इसे दौड़ाने से स्त्री के गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तरह स्त्री में सहगर्भता शुरू हो जाती है। गर्भधारण का समय पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। ऐसे शिशु प्रकनरी शिशु कहलाते हैं। सरोगेट मां क्या होती है, कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश जो एम्ब्रॉयस का परिवर्तन डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो इस अवस्था में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का
आर्टिफिशियल तरीके से निषेचन कराया जाता है तथा जो एम्ब्रो है उसको 32 कोशिका अवस्था में किसी दूसरी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। इस स्त्री को कहते हैं सरोगेट मां। IVF भ्रूण स्थानांतरण के प्रकार क्या होते हैं? यह निम्न प्रकार का होता है। फर्स्ट आता है आपका युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। इसमें एम्ब्रो या युग्मनज को 8 ब्लास्टोमियस अवस्था में स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। अतः गर्भाशय स्थानांतरण, इसमें क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रो है उसको 32 कोशिका अवस्था में स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, इसको आप GIFT भी कहते हो, गिफ्ट, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस विधि का उपयोग महिलाओं में किया जाता है जब स्त्री के गर्भाशय की झालर अंडाणुओं को पकड़ने में समर्थ नहीं होती। तो इसमें लेपोस्कोप एक माइक्रोस्कोप जैसी उपकरण होता है। उसकी मदद से फैलोपियन नलिका के एम्पुरा में धुले हुए अंडाणु व परिपक्व अंडाणु को स्थानांतरित करते हैं। निषेचन में वितरण फैलोपियन नलिका में होता है। अब आता है आपका कृत्रिम गर्भाधान। इस विधि का प्रयोग ऐसे पुरुषों के होता है जिनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम रहती है। ऐसे पुरुषों के वीर्य को सांद्रित करके स्त्री की योनि में प्रविष्ट कराते हैं तथा इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। उर्वभेदन क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है आपसे। भ्रूण की अनुवांशिक स्थिति एम्ब्रियो के लिंग व अन्य विकारों की जांच करना उर्वभेदन कहलाता है। मीन्स कि आपका वो लड़का है लड़की है, इस लिंग की जांच करना आपका उर्वभेदन कहलाता है। भ्रूण के चारों ओर एम्नियोटिक द्रव होता है, इसमें भ्रूण की कोशिकाएं बिखरी होती है। उलुभेदन का महत्व, लिंग निर्धारण हो जाएगा कि एम्नियोटिक द्रव में एम्ब्रियो की कोशिका को अभिरंजित करके इसकी बार बॉडी की जांच करती है। यदि बार बॉडी हमारी 2x गुणसूत्र युक्त है तो भ्रूण क्या होता है, आपका जो है फीमेल होती है, लड़की होती है। जन्मजात रोग, भ्रूण की कोशिकाओं का कैरियोटाइपिंग अध्ययन द्वारा गुणसूत्रीय विकास जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि को निर्धारित करते हैं। अब इसके दुरुपयोग क्या आते हैं, वर्तमान समय में इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। माताएं मादा भ्रूण के सामान्य रहने पर भी गर्भपात कराती है। जैसे पता होता है कि इसको लड़की है तो वो अबॉर्शन करा लेती है। अतः भारत सरकार ने 1994 में प्रीनेटर डाइगोनिस्ट का तकनीक एक्ट लागू किया है। एक्ट का उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना व 2 वर्ष जेल की सजा हो सकती है। यौन संचयित रोग क्या होते हैं, ऐसे संक्रमण या रोग जो मैथुन द्वारा संचित होते हैं इनको यौन संचयित रोग या जन्ममार्ग संक्रमण कहलाते हैं। कुछ यौन संचयित रोग निम्न है, जैसे फर्स्ट आ जाता है कि जीवाणु जनित यौन संचयित रोग। फर्स्ट आता है क्लेमाइडियोसिस, ये सबसे अधिक होने वाला रोग है। इसका जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रैक्रोमेटिस कहलाता है। सुजाक, जीवाणु का नाम इसमें क्या होता है, नाइसेरिया कॉर्नेलिया। इस रोग का प्रमुख लक्षण जो है यूरेजी नीडल पत्थर की श्लेष्म कला में जलन होना है। फिर विषाणु जनित रोग आ जाता है जो एड्स, इसका रोग कारक आपका HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। एड्स रेट्रोवायरस या HTLV नामक विषाणु से होता है। इस रोग का उद्भवन काल 9 से 30 महीने है। लक्षण है फिर इसके आपके उपचार। लक्षण क्या होते हैं, निरंतर ज्वर आता है, पेशियों में दर्द होता है, रात में पसीना आता है, जांघों में सूजन, पेट दर्द। उपचार क्या है, एड्स का कोई उपचार नहीं है, किंतु एजेडिटी एजिडोथामिडाइव ये दवा इसकी है कि ये मेडिसिन है। इस रोग की आयु से 6 से 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसको मेडिसिन देके थोड़ा सही किया जा सकता है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं। एड्स का कोई उपचार नहीं है। हेपेटाइटिस बी, ये रोग हिजुकी DNA विषाणु हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होता है। यह HIV से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। इसका उद्भवन काल 20 से 35 दिन होता है। लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें आता है लक्षण। इसके लक्षण क्या होते हैं, थकान, जी मिचाना, पेट दर्द। उपचार, टीका लगवाना जिससे रक्त से तैयार करते हैं। HBV टीके में ग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। 1 से 6 महीने के दौरान 3 खुराक देने से जीवन पर्यंत प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। तो ये इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स आराम से बना लेने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट से बताना है अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन नोट्स के साथ साथ एक मॉडल पेपर भी ले लें, जो मॉडल आता है, ठीक है। आप मास्टरमाइंड का ले, ज़्यादा बेटर है। मास्टरमाइंड के सबसे अच्छा होता है, अदरवाइज आप विद्या का भी ले सकते हैं, बट मास्टरमाइंड मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं एक मॉडल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आपको मॉडल बनना है। तो मैं कहूँगी आपको, अगर आप ये बायोलॉजी के नोट्स 12th वाले जो मैंने अपलोड किए सारे नोट्स, और आप इसके साथ अगर वो मॉडल पेपर कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी और आप आसानी से बायोलॉजी का पेपर निकाल सकते हो। क्योंकि फिर आपको इतना लर्न करके आपको एक लिखने का तरीका पता चल जाता है कि किस तरह आप एग्जाम में लिखोगे। अगर कोई भी अलग क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपने हर एक चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आपको पता चल जाता है हाँ ये वाला क्वेश्चन तो उस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी की खास बात यही होती है, तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो आराम से, इतना टफ नहीं होता। बट अगर आपने हर एक चैप्टर की रीडिंग अच्छी तरह से लगाई है तो बायोलॉजी में इतना हार्ड नहीं होता। बट आपको पढ़ना पड़ेगा हर चैप्टर, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे ये वाला क्वेश्चन आया किस चैप्टर से है।